हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू यूपीएससी स्टडी। आज हम आज हम कोशिश करेंगे वन ही गो में पूरा एंशियंट मिडिवल पढ़ने की। तो एंशियंट तो हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में हम कवर कर लेते हैं, बट देखते हैं कितना टाइम लगता है। स्टार्ट करते हैं हम हिस्ट्री, एंड हिस्ट्री में एंशियंट इंडिया। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको भी लाइक ज़रूर करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी हिस्ट्री। पहले हम थोड़ा सा इसका टाइमलाइन देख लेते हैं, जिससे थोड़ा हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं, फिर प्रोटो हिस्ट्री है, फिर हिस्ट्री है। ओके, तो प्री हिस्ट्री एक तरीके से वो हिस्ट्री है जिसका कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, बस हमने डेसिपर किया है उनको बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक से, जैसे कि स्टोन एज। हम स्टोन एज में भी पढ़ेंगे, बहुत सारी स्टोन एज होती है, पैलियोलिथिक होती है, मेसोलिथिक होती है, नियोलिथिक होती है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है? रिटन रिकॉर्ड्स, जिस चीज़ के रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले हुए हैं, जैसे आईबीसी साइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंशिएंट इंडिया का। और कुछ रिटन रिकॉर्ड्स, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, मॉडर्न पीरियड, ये सारा। तो ये हमारा पूरा एक बहुत ही शॉर्ट में इसकी इंट्रो है। ओके, अब हम एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, जैसे कि हमने अभी बात किया था, जिसका हमें कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है। इट इज दैट। प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो पैलियोलिथिक फेज में है, और मेसोलिथिक फेज में है, और नियोलिथिक फेज में है। तो पैलियोलिथिक फेज इज समथिंग 5 लाख बीसी टू 10,000 बीसी, और मेसोलिथिक तो बीसी और एडी के बीच में आपको डिफरेंस आई गेस पता होगा। तो देर इज अ जीरो साइकिल, एंड बिफोर दिस इज बीसी, एंड अभी हम जिस सेंचुरी में रह रहे हैं दैट इज एडी, जो कि अभी हम 2000 पे है। तो हम इसे बेसिकली एक ऐसा एरा बोला जाता है जहाँ पे क्रिस्ट, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनका बर्थ हुआ था। उससे पहले वाले एरा को हम बीसी बोलते हैं, उसके आगे वाले एरा को हम एडी बोलते हैं। तो अभी हम बीसी के बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमें, अगर हम जैसे अभी आगे हम देखेंगे तो 2000 है ये, अभी हम जहाँ पे 2022 में हैं। और अगर हम पीछे देखेंगे तो 5 लाख साल पहले, मतलब जीरो से भी 5 लाख और पहले। तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज स्टार्ट हो गई थी, और पैलियोलिथिक चली थी, फिर आगे हम आगे चलते जाएंगे 10,000 तक। ये पूरा ये साइकिल हमारा चला है। वैसे ही मेसोलिथिक है 10K टू 6K बीसी में, और नियोलिथिक है 6000 से लेकर 3000 तक। ओके, तो ये प्री हिस्टोरिक पीरियड का थोड़ा सा ओवरव्यू हो गया। प्रोटो हिस्ट्री की हम बात के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका टॉपिक आता है, जिसमें हमें बहुत सारे दो मेन साइट्स हमें देखने को मिलती है, दैट इज हरप्पा, एंड सेकंड इज मोहनजोदारो। हम आगे पढ़ेंगे, दैट इज जस्ट अ इंट्रो और एक टाइमलाइन इंट्रोडक्शन है ये। 2000 बीसी से 18,000 बीसी में, और एक चालकोलिथिक फेज आएगा जिसको हम कभी कभी ब्रॉन्ज भी बोल देते हैं। मतलब एक मिक्स सा पीरियड होता है जहाँ पे ब्रॉन्ज भी चल रहा होता है, चालकोलिथिक भी चल रहा होता है। चालकोलिथिक बेसिकली कॉपर, जो जहाँ पे कॉपर का हमने फाइंड कर लिया था, तो उस एज को हम चालकोलिथिक बोलते हैं बेसिकली। ब्रॉन्ज, और जैसे हमने काफ़ी, अगर आपने सुन रखा होगा तो ब्रॉन्ज गर्ल है, और बहुत सारे हमने स्कल्पचर्स बनाए हैं बेसिकली। तो ये इस पीरियड से थोड़ा बहुत यहाँ से स्टार्ट हो चुका था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एडवेंट ऑफ आर्यंस। अब यहाँ पे एडवेंट ऑफ आर्यंस को हम बोलेंगे बेसिकली, जहाँ पे हमारा, जैसे अगर आपने कभी सुना हो तो मैक्स मुलर की एक थ्योरी है। अगर किसी के पास अगर सोशियोलॉजी अगर ऑप्शनल है तो वहाँ पे वो बताते हैं कि जो ये आर्यंस है ये बेसिकली कहाँ से आया है, यूरोप से। जो आज के टाइम पे यूरोप है ना, वहाँ से आए हैं, और यहाँ पे आके इन्होंने अपनी सिविलाइजेशन इंडिया में स्टार्ट करी है। तो ये जस्ट इतना हेडेक नहीं लेना इस चीज़ का, जस्ट मैंने बता दिया है कि उनकी एक थ्योरी है, उन्होंने बताया है कि आर्यंस कहाँ से आए हैं। तो आर्यंस जो है यूरोप से आए हैं, और यहाँ पे आके अपनी सिविलाइजेशन इन्होंने बनाई है। तो आर्यंस का इन्वेंट होता है इंडिया के अंदर 15,000 बीसी, और जैसे ही आर्यन इन्वेंट करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिक्लाइन होनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब वैदिक एज आएगा। वैदिक एज में अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक जहाँ पे हमारे ग्रंथ लिखे गए हैं ना, जैसे कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और है ना अथर्ववेद। तो ये चार जो वेद दिए गए हैं ना, वो इस पीरियड में लिखे गए हैं।
फिर लेटर वैदिक पीरियड जहाँ पे हमारे जो मतलब थोड़ा बहुत जो हमारे ब्राह्मण्स की जो सुप्रीमेसी है वो डिक्लाइन होगी, और जहाँ पे हमारे जो 3 गॉड्स हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उनकी सुप्रीमेसी जो है वो स्टार्ट होती जाएगी। मतलब बेसिकली ब्राह्मणिज़्म जो है वो फिर फ्लरिश करना लग जाएगा यहाँ से। और इसके साथ-साथ में फिर जब ये बहुत ज़्यादा ऊपर पीक पे पहुँच जाता है तो फिर हमारे आते हैं बुद्ध जैन, जो भी हम देखेंगे 6th सेंचुरी बीसी के बाद में हमारे रिलीजियस मूवमेंट का राइज़ होने लग जाता है, जैसे कि बुद्धिज़्म है, जैनिज़्म है, आजीविकाज़ हैं, ये सब का राइज़ होने लग जाता है। कि जिसे हम बोलते हैं ना बुद्ध धर्म और जैन धर्म, तो वो सब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली जब ब्राह्मणिकल जो सुप्रीमेसी इतनी बढ़ने लग जाती है ब्राह्मण्स को, फिर लोगों के पास इतना मनी नहीं होता है जिससे वो और सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि ब्राह्मण्स का जो ये सैक्रिफाइस करना और फिर उसके बाद में उनको दक्षिणा देना, ये सब हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता था। तो ये सब से इन्होंने थोड़ा-सा रिलीफ़ लेने के लिए इन्होंने एक नया युग स्टार्ट किया, दैट इज़ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविकाज़। एंड जो ये बुद्धिज़्म, जैनिज़्म स्टार्ट करने वाले लोग हैं, ये भी खुद एक क्षत्रिय ही हैं। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय हैं, लेकिन इन्होंने एक नई आइडियोलॉजी अपनी खुद की निकाली। हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और एंशिएंट मिडिवल के लिए अगर आप अपन यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम एंशिएंट मिडिवल को बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ते हैं, तो ज़्यादा ये इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा ही हम डीप में पढ़ते हैं, जैन और बुद्धिज़्म को, क्योंकि ये एक बहुत हाइलाइटेड टॉपिक है और ये हर साल इसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिल ही जाता है। अगर टाइम मिला तो हम पीवाईक्यू भी ज़रूर करेंगे, सो डोंट वरी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ही। ओके, तो बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, आजीविकाज़ हैं, और फिर हम देखेंगे 16 महाजनपदों का राइज़ होगा, जहाँ पे मगध जो है एक बहुत ही विशाल जनपद के रूप में सामने आएगा। तो ये 16 महाजनपद आगे हम देखेंगे इनको कि कहाँ पे कौन-कौन से जनपद थे, आगे मैप के थ्रू हम इनको देखने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे फिर जब 16 होंगे तो कैसे न कैसे वो मर्ज हो जाएँगे, और फिर मगध जो है एक बहुत ही शक्तिशाली जनपद के रूप में निकल कर आएगा, और फिर यहाँ से मगध की हिस्ट्री स्टार्ट होगी, जहाँ पे हरियनका डायनेस्टी से इनकी स्टार्ट होती है। हरियनका डायनेस्टी के सबसे पहले जो किंग होते हैं वो होते हैं हमारे बिंबिसार होते हैं। बट हम इट्स जस्ट इंट्रो, अभी इनके बीच में डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक इंट्रो है। तो बिंबिसार होते हैं, साइसुंगा डायनेस्टी होती है। ओके, तो और फिर उसके बाद में नंदा डायनेस्टी आती है। अगर आपने कुछ भी थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में समझ रखा होगा, तो अगर आपको पता होगा तो चाणक्य जो थे हमारे, जो कि अर्थशास्त्र में बहुत ही महान जिनको बोला जाता है, तो उनकी उनकी ना जो ये धनानंद थे ना, जो लास्ट ये नंदा रूलर जो थे, उन्होंने ना चाणक्य जी की इंसल्ट कर दी थी। तो फिर उसके बाद में चाणक्य जो थे उन्होंने अपनी चोटी खोलकर ये प्रण लिया था कि मैं इस चोटी को जब तक नहीं बांधूंगा, जब तक मैं इस गद्दी पे एक होनहार और एक काबिल, अगर मैं राजा को नहीं बिठा देता। तो इसके पीछे फिर बाद में वो चंद्रगुप्त को पूरा ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, और पूरा ट्रेन करके फिर उनको फिर से मौर्यन एम्पायर का किंग बनाते हैं। तो इस तरीके से फिर मौर्यन डायनेस्टी आती है, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जिसकी स्टार्टिंग करते हैं। तो ये यहाँ पे होता है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं मॉडर्न डायनेस्टी में। फिर चंद्रगुप्त आते हैं, फिर उसके बाद में और इनकी आगे जो पीढ़ी आती जाती है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। फिर पोस्ट मॉडर्न एज आएगा। जो पोस्ट मॉडर्न एज जैसे ही होता है, तो जैसे अगर आपको पता होगा, जैसे ही जो फोर्थ रूलर जो होता है ना, जो मौर्यन का, उसके वक्त क्या होता है, हून्स जो होते हैं, आउटसाइडर्स जो होते हैं, वो इंडिया में आने लग जाते हैं। जैसे कि इंडो ग्रीक्स आएंगे, चाकाज आएंगे, पार्थियंस आएंगे, कुशान्स आएंगे, और इंडिजीनियस। फिर इंडिया में भी कोई ना एक फिर भी इंडिया में भी कोई ना कोई तो रूल कर ही रहा था। तो सबसे पहले जैसे जो लास्ट किंग थे इनके मगध के, तो उनको हटा के सुंगा डायनेस्टी आती है। पुष्यभूति सुंगा करके कोई किंग होते हैं, वो उनको रिप्लेस करते हैं। फिर कानवा आते हैं फिर इनमें से लास्ट रूलर को एक्सेसिनेट करके। फिर सतवाहनास आते हैं। सतवाहनास बेसिकली नॉर्थ में नहीं होते हैं, थोड़े से साउथ में इस एरिया में होते हैं सतवाहनास। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनका थोड़ा सा हमने ब्रीफ हिस्ट्री देखी। ठीक है, फिर हम यहाँ पे हमारी गोल्डन एज स्टार्ट हो जाएगी, जिसको हम गुप्ता एज बोलते हैं। गुप्ता एज, जिसको हम एक गोल्डन एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा बेसिकली एक बहुत अच्छा जो पीरियड है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हो जाता है, और गोल्ड कॉइन्स है वो मिंटिंग बहुत अच्छी विशाल रूप में स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से हमारा गुप्ता एज जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इनके सबसे फर्स्ट रूलर जो होते हैं चंद्रगुप्त वन होते हैं। इनको चंद्रगुप्त मौर्य से
प्लीज़ कंफ्यूज ना करें, ये चंद्रगुप्त अलग हैं। इनको बहुत बार हम जब फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि चंद्रगुप्त ये वही हैं, नहीं ये डिफरेंट है, तो इनको कंफ्यूज ना हो इनसे। फिर समुद्रगुप्त हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड है, फिर कुमारगुप्त हैं और फिर स्कंदगुप्त हैं। तो ये हम यहाँ सब एक एक करके देखेंगे आगे। संगम एज, फिर हमारी जो नॉर्थ साउथ में ना तीन बेसिकली ये होती हैं, तीन राज्य होते हैं। ये होता है अपना पांड्यास का होता है, ये होता है अपना चोलाज होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चेराज होते हैं बेसिकली। तो ये केरल में चेराज होते हैं, चोलाज होते हैं ऊपर आंध्रा में, और यहाँ पे तमिल में अपने पांड्याज होते हैं। ठीक है, तो ये हम पूरी संगम एज है, तो यहाँ पे तीन लोगों के थ्रू हम समझाई गई है। बेसिकली यहीं से बोला जाता है कि साउथ का जो एरा था वो यही संगम एज से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कवियत्री और ये लोग आए थे, जिस उनके थ्रू ही उन्होंने इनकी जो लिटरेचर्स हैं और वो सब दी थी, और फिर यहाँ से इनका पूरा साउथ का एरा जो है स्टार्ट हो जाता है। चेराज हैं, चोलाज हैं, पांड्याज हैं, तो ये सब हम देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। फिर अब तो ये साउथ की बात होगी, फिर से हम नॉर्थ में आ जाते हैं। ठीक है, फिर नॉर्थ में आने के बाद में पोस्ट गुप्ता एज आती है, जिसमें अभी हमने देखा था पुष्यभूति डायनेस्टी आ जाती है। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी जिसके अंदर हर्षवर्धन, अगर आपने नाम सुना हो, हर्षवर्धन जो एरा आएगा, हर्षवर्धन एरा आ जाएगा यहाँ पे। और पोस्ट संगम जो साउथ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे पल्लवास हैं, चालुक्यास हैं, और ये इंपीरियल चोलास हैं, ये सब आने लग जाएंगे। फिर एक बाद में नॉर्थ में फिर से पाला डायनेस्टी आएगी, प्रतिहार डायनेस्टी आएगी और राष्ट्रकूट डायनेस्टी आएगी। सो पाला बेसिकली इनके अंदर ट्री पार्टाइट इनके अंदर वॉर चलेगी, ट्री पार्टाइट वॉर फॉर द कन्नौज, कि कन्नौज जो है उनको ये कौन वहाँ पे कन्नौज को विक्ट्री कर सकता है। कन्नौज बेसिकली आज के टाइम पे यूपी है ना, जो हमारा ये थोड़ा सा वहाँ पे अजीब बन गया है, बट ठीक है, ऐसे 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 मतलब जो भी है, यहाँ पे यूपी जो है, यहाँ पे ये कन्नौज है, कन्नौज के लिए ये लोग बेसिकली यहाँ पे लड़ाई करते हैं। तो यहाँ पे इनकी यहाँ पे कौन फाइनली विक्ट्री करता है, तो ये बेसिकली लड़ते रहते हैं। यहाँ पे पालाज होते हैं, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे राजस्थान वाले एरा में गुज्जर प्रतिहार होते हैं, और यहाँ पे राष्ट्रकूट्स होते हैं, यहाँ पे राष्ट्रकूट्स होते हैं। तो ये लोग आपस में ऐसे लड़ते रहते हैं कि कन्नौज को कौन जीतेगा। ठीक है, ये भी सी का मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो अभी ये टाइमलाइन हो गई है हमारी एंशियंट हिस्ट्री की, टाइमलाइन ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। मेडिवल हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम मेडिवल को चलो इसी में देख लेते हैं। मेडिवल को एक बार आपको ये टाइमलाइन पता लग जाएगी एंशियंट और मेडिवल की। तो स्टार्ट करते हैं यहीं से। मिडिवल में भी दिल्ली सल्तनत, इसमें बेसिकली यही होता है कि जब गौरी जो होते हैं और जो गजनी होते हैं, पहले तो वो आते हैं जब गौरी जो होता है वो अपने स्लेव को छोड़ के चला जाता है। जब फाइनली यहाँ से वो उन्होंने रेड करते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे फिर रेड करने के बाद में अपने स्लेव को कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाते हैं, और वहीं से स्लेव डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो जाती है और दिल्ली सल्तनत का स्टैब्लिशमेंट हो जाता है मिडिवल एरा के अंदर। ब्रीफिंग मैं बाद में करूंगी, ये जस्ट एक इंट्रो वीडियो है। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे स्लेव डायनेस्टी आएगी 1206 से 1290 तक। खिलजी डायनेस्टी आएगी, अगर आपने खिलजी मूवी देखी होगी तो आपने देखा होगा उसके अंदर कि खिलजी है वो जलालुद्दीन को कैसे मार के गद्दी पे बैठता है। तो खिलजी डायनेस्टी आएगी 1290 से 1320 में। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 14 में। तैय्यर डायनेस्टी 14 से 51 में। लोडी डायनेस्टी जो है 1451 से 1426 में आएगी। और इसी बीच जब तुगलक डायनेस्टी जब ऑन पावर में होगी तो विजयनगर किंगडम और बामणी किंगडम का जो है वो हमें राइज देखने को मिलेगा, दोनों आपस में लड़ते हैं वैसे। ठीक है, और फिर बाद में मुगल एरा स्टार्ट हो जाता है हमारा, जिसमें बाबर है। बाबर पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो होती है, वहाँ पे बाबर जो है वो लोडीज को हरा के खुद गद्दी पे आके बैठ जाते हैं। बाबर का सन होता है, 4 साल ये राज करते हैं। फिर उसके बाद में हुमायूं आ जाता है। हुमायूं आने के बाद में अगर आपको ये पता होगा कि फिर 15 साल में सुर डायनेस्टी आती है। सुर डायनेस्टी में क्या होता है कि शेरशाह जो होता है, शेर अली, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट शेर शेर करके कोई एक किंग होता है, वो हुमायूं को डिफीट कर देते हैं। और फिर हुमायूं फिर भाग जाता है
मतलब थोड़ा बोल सकते हैं पाकिस्तान वाले साइड उस साइड चला जाता है। फिर उसके बाद में वो फिर से आता है जब उसके मतलब अकबर भी उनके साथ ही होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। फिर बाद में फिर से ये अपनी गद्दी को सँभालते हैं और कुछ 5-1 साल ये राज करते हैं, फिर इनकी सीढ़ियों से गिर के इनकी मौत हो जाती है। फिर अकबर जब होते हैं बहुत छोटे होते हैं, मतलब 10-15 साल के आस-पास हो सकते हैं। तो इनका एक वो हुआ करता था, मिलिट्री कमांडर हुआ करता था बैरम खान। तो उसकी प्रेज़ेंस में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर इन्होंने हेमू को हराया था। अकबर की जो फ़ौज थी अंडर द गाइडेंस ऑफ बैरम खान, इन्होंने हून्स को हराया था और वहाँ पे ये बोलते हैं कि हून्स अगर जीत जाते तो कुछ अभी का जो ये मुगल सुल्तानेत है ये कुछ हद तक हट जाती, बट नहीं, ये अकबर जीत चुका था तो इस वजह से जो मुगल एम्पायर है वो स्टार्ट मतलब शुरू ही रहा, वहाँ पे उनको खत्म करने का मौका नहीं मिला अकबर के अंदर। फिर जहांगीर आए, जहांगीर ने 1605 से 1627 तक मतलब इनका इनका राज रहता है। फिर शाहजहां है, शाहजहां का जो टाइम पीरियड है वो 1627 से 1658 तक है। फिर औरंगजेब आते हैं 1658 से 1707 तक। तो ये एक ब्रीफ हमने टाइमलाइन देख ली है हमारी पूरी एंशंट और मिडिवल की। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे कल से एंशंट मिडिवल, और मैं कोशिश करूँगी एक ही वीडियो में पूरी मैं बना दूँ। बट अगर ज़्यादा लंबी अगर खिंच जाएगी तो फिर हम उनको 2-3 वीडियोज़ में भी बनाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। सो बाय, थैंक यू।